शुभ समाचारों में शुभ खबर सबसे बड़ी तो यही है, देखिए कि श्रीनगर के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज 30 साल बाद शहर को पहला मल्टीप्लेक्स मिलने जा रहा है। क्यों खास है श्रीनगर के लिए ये बड़ा सिनेमा हॉल, आपको आगे विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। बात पर्दे के खिलाफ ईरान में चल रही क्रांति की भी करेंगे। आपको दिखाएंगे कि औरतों के आक्रोश ने कैसे ईरान में सरकार की नींदें उड़ा दी है और तेहरान से आ रही तस्वीरों के क्या मायने हैं, ये भी आपको आगे बताएंगे। बिल्कुल सरगन, आपको देखिए आज महाकाल के धाम भी लिए जा रहे हैं, जो नए कॉरिडोर के साथ भक्तों के स्वागत करने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। कैसी है बाबा के धाम की नई झलक, शुभ समाचार में आपको तीर्थ के दर्शन भी कराने जा रहे हैं। बात उस शुभ सौगात की भी होगी जो कान्हा के भक्तों को मिली है। आपको उस नई रेल बस की यात्रा पर भी लिए चलेंगे जो अब भक्तों के तीर्थ के दर्शन कराएगी और ये यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक भी होगी। बिल्कुल, बुलेटिन में आपको सीकर भी लिए जा रहे हैं, जहां यूरेनियम का बड़ा भंडार मिला है। स्वदेशी परमाणु ऊर्जा के लिहाज से क्यों खास हो जाती है ये खोज और खबर, ये आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं शुभ समाचारों का सिलसिला। शुभ समाचारों की भी बात करेंगे, लेकिन पहले नजरें उन खबरों पर जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें तो आज पीएम मोदी गांधीनगर में होने वाले राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का डिजिटल उद्घाटन करेंगे। देश भर से बीजेपी के 121 मेयर और डिप्टी मेयर इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस खबर पर आज हमारी नजर रहने वाली है। दूसरी खबर की बात करें तो गुजरात चुनावों को लेकर गहमा गहमी के बीच आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात में होंगे, जहां वो गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट और मोरबी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं तीसरी खबर की बात करें तो कांग्रेस में होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर और गहलोत के बीच मुकाबला हो सकता है। हालांकि इसे लेकर तस्वीर जो है अभी साफ होनी बाकी है। बिल्कुल सरगम, और आज देखिए कुतुब मीनार को लेकर कोर्ट भी लगातार सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि इसके मालिकाना हक के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट सुनवाई पर फैसला करने जा रही है। इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने मामले में फैसला टाल दिया था। छठवीं खबर देखिए, ब्रिटेन में देर रात क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार संपन्न हो गया। महारानी को राजकीय सम्मान के साथ उनके दिवंगत पति प्रिंस फिलिप के बराबर में उनको दफनाया गया। इस मौके पर मौजूद लोग भावुक गमगीन नजर आए। छठवीं खबर देखिए, क्रिकेट की बात करेंगे और बात जो है मोहाली के ऑस्ट्रेलिया और भारत मुकाबले में हम करने जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारियों को धार देने के लिहाज से टीम इंडिया के लिए आज का मुकाबला बहुत खास हो जाता है। आगे बात करने वाले हैं ईरान की। तो ईरान में हिजाब को लेकर एक नई क्रांति की सुगबुगाहट जो है वो सुनाई पड़ रही है। तेहरान में पुलिस कस्टडी में हुई एक युवती की मौत के बाद महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। हिजाब कानून के खिलाफ सड़क पर उतरकर महिलाएं बेहद गुस्सा भरा हुआ है और वो प्रदर्शन कर रही हैं। बाल काटने से लेकर वो हिजाब को जला तक रही हैं। वो किसी भी कीमत पर हिजाब को मंजूर करने के मूड में नहीं नजर आ रही हैं। ईरान में बड़े बदलाव की बयान। बाल काटकर गुस्से का इजहार। हिजाब जलाकर कट्टरपंथी फरमान पर प्रहार। ईरान में महिलाएं हिजाब के विरोध में एक नई क्रांति का बिगुल फूंकती नजर आ रही हैं। सड़कों पर उतरकर महिलाएं और लड़कियां हल्ला बोलकर साफ साफ ये संदेश दे रही हैं कि अब वो जुल्म और सितम नहीं सहने वाली। ईरान में पुलिस कस्टडी में हुई एक युवती की मौत के बाद महिलाएं और लड़कियां भड़क उठी। 13 सितंबर को हिजाब पहनने से इनकार पर 22 साल की ईरानी युवती महसा अमीनी को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले जाया गया था। 16 सितंबर को पुलिस की हिरासत में ही महसा की मौत हो गई। इसको लेकर महिलाओं का गुस्सा भड़क उठा और वो सड़कों पर उतर जबरदस्त विरोध दर्ज करा रही है।
कुछ महिलाएं अपने बाल काटकर, तो कुछ हिजाब लहराकर, तो कुछ हिजाब जलाकर अपने गुस्से का इजहार कर रही हैं। तेहरान के अलावा ईरान में दूसरी जगहों पर भी प्रदर्शन तेज हो गए। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस सख्ती भी बरत रही है। उन पर गोली चलाए जाने तक की खबरें हैं। बावजूद इसके महिलाएं अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। वो साफ साफ ये संदेश दे रही हैं कि अब न झुकेंगे और न रुकेंगे। महिलाएं किसी भी कीमत पर हिजाब कानून को बर्दाश्त करने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। इस्लामिक देश ईरान शरिया कानून पर चलता है। ईरान में 7 साल से ज्यादा उम्र की किसी भी लड़की को बाल को कवर कर ही बाहर निकलने की इजाजत है। लड़कियों को इस उम्र के बाद लंबे और ढीले कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। हिजाब कानून लागू करने के लिए 5 जुलाई को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने आदेश जारी किया था, जिसमें एक तरह की नई पाबंदी लगाई गई। नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। कई बार जुर्माना तो कई बार गिरफ्तारी भी की जाती है। इस हिजाब कानून के विरोध में 12 जुलाई को महिलाओं की एक बड़ी आबादी ने प्रदर्शन किया था, जबकि ईरान में 12 जुलाई को सरकार की ओर से देश में हिजाब और शुद्धता दिवस मनाया जाता है। ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से ही वहां महिला अधिकारों का हनन शुरू हो गया। लड़कियों के लिए हिजाब अनिवार्य कर दिया गया। महिलाओं को हेड स्कार्फ पहनना और शरीर के सभी हिस्सों को ढकना जरूरी कर दिया गया, जबकि इससे पहले ये बंदिशें नहीं थी। हिजाब से आजादी के लिए ईरान में महिलाएं लड़ रही हैं। अब महसा अमीनी की हुई मौत ने उनकी लड़ाई को धार दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और ईरान के बाद अब महाराष्ट्र के बीड की कर लेते हैं, जहां महिलाओं ने सदियों पुरानी प्रथा को तोड़कर एक नए युग का अब आरंभ कर दिया है। एक ऐसा युग जहां जेंडर के आधार पर भेदभाव उन्हें कबूल नहीं है। बीड जिले के धनोरा बुद्रुक गांव की महिलाओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्रथा को तोड़कर मारुति मंदिर में प्रवेश किया और नारियल तोड़े। उसके बाद सीधे मंदिर के मूल में जाकर भगवान के दर्शन पूजन किए। परिवर्तन की इस लड़ाई का अब हर जगह स्वागत हो रहा है। दरअसल मारुति मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर सालों से प्रतिबंध था, लेकिन अब गांव की महिलाएं न सिर्फ इस कुप्रथा के खिलाफ संगठित हुई हैं, बल्कि सदियों पुरानी पीढ़ियों को तोड़कर इन महिलाओं ने आजादी को सही मायने में महसूस किया। इनकी मांग यही है कि वह महाराष्ट्र के सभी मंदिरों में महिलाओं को प्रवेश करने की इजाजत मिले, जिसकी लड़ाई के लिए अभी महिलाएं निकल पड़ी। बेटियों को सुकून और हौसला देने वाली अब अगली तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। नोएडा में महिलाएं सुरक्षित है या नहीं, ये जानने के लिए सड़कों पर उतर आई नोएडा पुलिस। पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस ने महिलाओं से बात की, उनसे सुरक्षा संबंधित जो सवाल है वो पूछे गए और जानने की कोशिश की गई कि उन्हें सुरक्षा से जुड़ी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ज्वाइंट कमिश्नर भारती सिंह के साथ महिला पुलिस और कई जवान साथ में दिखे, जिन्होंने पेट्रोलिंग के दौरान कई महिलाओं से बातचीत की। लड़कियां भी पुलिस को अपने बीच पाकर काफी बेफिक्र नजर आईं। उन्होंने अपने दिल की बात अधिकारियों को बताई और पुलिस ने भी लड़कियों को भरोसा दिया कि वो पूरी तरह से महफूज है। ये पेट्रोलिंग जो की गई है और जो हमारे शासन के और हमारी जो सरकार की मंशा है कि महिलाओं में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एक सेफ्टी सबके मन में रहे, उसी को और आगे बढ़ाने के लिए और उन लोगों के मन में एक ये भावना पैदा करने के लिए कि जो यहाँ पे नोएडा में है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और पुलिस उसके साथ हमेशा है। जिन लड़कियों से मैं मिली उनसे मैं लोगों से मैंने पूछा और ये कि वो कैसा अपने को यहाँ पे महसूस करती हैं। सभी जिन लड़कियों ने जो भी फीडबैक दिया ये कहा कि हम यहाँ पे बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें किसी प्रकार की भी कोई असुरक्षा की भावना नहीं। देखिए, बात जो है बदलाव की चलिए तो चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां आतंक से निजात के बाद अब जिंदगी अपनी रफ्तार पर चल पड़ी है। बाजारों में रौनक लौट आई है, आतंक का डर करीब करीब खत्म हो चुका है और 30 साल बाद श्रीनगर में सिनेमा का जहां भी आबाद होने लगा है,
आज श्रीनगर में 30 साल बाद मल्टीप्लेक्स का शुभारंभ हो गया है। देखिए। श्रीनगर की हसीन वादियों में हमारे आपके ख्यालों और एहसासों में रूमानियत के रंग भरने के लिए अब एक और कड़ी जुड़ गई है। पूरे 30 साल बाद श्रीनगर की धरती पर सिनेमा की रंगीन दुनिया आबाद हो रही है। 3 चमचमाते सिल्वर स्क्रीन वाले इस शानदार मल्टीप्लेक्स की सौगात मिल रही है। कश्मीर की गलियों में अब गोलियों की गूंज नहीं, संवादों का शोर होगा। ख्यालों में खौफ नहीं, रूमानियत से भरे तराने होंगे। श्रीनगर का ये पहला मल्टीप्लेक्स अब यहाँ के लोगों का नया डेस्टिनेशन होगा। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए कश्मीर का पहला मल्टीप्लेक्स तैयार है। इस मल्टीप्लेक्स को आइनॉक्स ने डिजाइन किया है। इसमें 3 स्क्रीन लगाई गई है, जहां कुल 520 लोग बैठकर फिल्मों का लुत्फ उठा सकेंगे। इस मल्टीप्लेक्स को मॉडर्न डेकोर और कश्मीरी कला के मेलजोल से डिजाइन किया गया है। हर थिएटर में लेटेस्ट साउंड सिस्टम्स लगाए गए हैं। आज सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। ये पहली बार है जब घाटी में लोगों को लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर बॉलीवुड फिल्मों को देखने का मौका मिलेगा। और आज अगर ये मुमकिन हो पाया है तो उसकी वजह है श्रीनगर सिनेमा प्रोजेक्ट के चेयरमैन विजय धर, जिनकी कोशिशों से 30 साल बाद कश्मीर की धरती मल्टीप्लेक्स से आबाद हो रही है। जब हम कॉलेज में थे, हम 25-25 पैसे भीख मांगते थे दोस्तों से कि भाई हमने आज पिक्चर देखना है फ्राइडे को। वो खत्म हुआ तो फिर जब सिनेमाज बंद हुए तो मैं फ्राइडे को कोई न कोई बहाना बना के घर वालों से यहाँ से चला जाता था दिल्ली पिक्चर देखने के लिए। हम चाहते थे कि जो फैसिलिटी, जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी, जो वो हम यहाँ के बच्चों को और बूढ़ों को भी दिखाए। वही फैसिलिटी जो मुझे जम्मू में या दिल्ली में मिलती है, वही फैसिलिटी मैं चाहता था कि यहाँ हो। और यही एक वजह है कि जिस वजह से हमने ये दोबारा शुरू। विजय धर ने जो ख्वाब बरसों पहले देखा था वो अब हकीकत बन चुका है। श्रीनगर के लोगों को अब सिनेमा देखने के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। देश के किसी भी मल्टीप्लेक्स की तरह इस मल्टीप्लेक्स में मनोरंजन के सभी साधनों और सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। आने वाले समय में इस मल्टीप्लेक्स में सभी तरह की बॉलीवुड, हॉलीवुड, क्षेत्रीय और 3D फिल्में भी दिखाई जाएंगी। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों पुलवामा और शोपियां में एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया। की कमी नहीं हो। मित्रों, सभी नौजवानों को एम्पावर करना, क्वालिटी एजुकेशन की व्यवस्था करना, उनके स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य की देखभाल करना, रोजगार के अवसर निर्मित करना, ये हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट मिशन को आगे बढ़ा रहा है। आज जिन योजनाओं का यहाँ शिलान्यास किया गया है वो महज रोजगार सृजन और वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, बल्कि पुलवामा के नौजवानों को एक सोशल सिक्योरिटी भी प्रदान करेंगे। 90 के दशक में कश्मीर में आतंकी वारदातों के बढ़ने से सिनेमा हॉल का वजूद खत्म हो गया था, लेकिन आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद घाटी में बदलाव के साथ ही रंगीनियत भी लौट आई है। घाटी में सिनेमाई दुनिया के आबाद होने की ये तो महज शुरुआत है। अनंतनाग, श्रीनगर, बांदीपुरा, गांदेरबल, डोडा, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़ और रियासी में जल्द ही सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया जाएगा। ऐसे मल्टीप्लेक्स के खुलने से न सिर्फ युवाओं का मनोरंजन होगा, घाटी में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे उन्हें रोजगार भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर घाटी के लिए क्यों खास है श्रीनगर में खुलने वाला ये मल्टीप्लेक्स, और इस मल्टीप्लेक्स के श्रीनगर के लिए क्या मायने हैं। तो 80 और 90 के दशक की अगर हम बात करें तो घाटी में कुल 15 से ज्यादा सिनेमा हॉल थे। यही नहीं, एक वक्त ऐसा भी था जब अकेले श्रीनगर में ही 9 से ज्यादा सिनेमा हॉल हुआ करते थे। बिल्कुल सरगम, देखिए, लेकिन फिर जो है आतंक का दौर आया और धीरे धीरे सारे सिनेमा घर को बंद करना पड़ा। बंद हुए थिएटर
दूसरे काम में इस्तेमाल होने लगे। कुछ थिएटर सुरक्षा बलों के शिविर के तौर पर बनाए गए। बिल्कुल वैभव, और दूसरे तमाम सिनेमा हॉलों को होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद 1999 में एक बार फिर से सिनेमा हॉल को खोलने की कोशिश हुई, लेकिन कामयाबी नहीं हासिल हो पाई। बिल्कुल, आतंक का साया ही कुछ ऐसा था। देखिए, एक के बाद एक लगातार आतंकी वारदातों की वजह से लंबे वक्त तक घाटी में थिएटर बंद रहे, लेकिन 30 साल में पहली बार श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स खुल रहा है, जिसे श्रीनगर की रिहायत से बहुत शुभ समाचार माना जा सकता है और ये बदलाव की बयार जरूर माना जा सकता है। अब बात कुछ और खबरों की होगी। देखिए, बात अब करेंगे हम महादेव की नगरी उज्जैन की। 750 करोड़ की लागत से बन रहे महाकाल कॉरिडोर अब जो करीब करीब तैयार हो चुका है, अगले महीने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। कैसा दिख रहा है कायाकल्प के बाद महाकाल का ये तीर्थ, चलिए आपको दर्शन कराते हैं। भगवान शिव की भव्य मूर्तियां और दीवारों पर शानदार नक्काशी, ये नई पहचान है महाकाल की नगरी उज्जैन की। क्षिप्रा नदी के तट पर बसे इस उज्जैन शहर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, जहां हर रोज होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन अब बाबा महाकाल की ये नगरी भव्य और शानदार महाकाल कॉरिडोर के लिए भी दुनिया भर में जानी जाएगी। इस कॉरिडोर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। पहले चरण का काम पूरा होने पर सोमवार को खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका मुआयना किया और प्रथम चरण के काम पर संतुष्टि जताई। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। इस बात की जानकारी खुद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। मैंने संपूर्ण काम को बहुत गहराई से देखा है और मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि पहले चरण के कामों का अब लोकार्पण किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ध्वजा पताका लेकर भी चल रहे हैं, भारत की संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, उनका दुनिया भर में प्रचार प्रसार हो रहा है और उन्हीं से प्रार्थना की है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से कि वो महाकाल महाराज के परिसर के प्रथम चरण का लोकार्पण करें। सरकार 750 करोड़ रुपए खर्च कर महाकाल मंदिर परिसर को 8 गुना बड़ा और खूबसूरत बनवा रही है। महाकाल मंदिर के साथ लगे रुद्रसागर के पास इस कॉरिडोर को बनाया गया है। यहाँ पत्थरों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। महाकाल कॉरिडोर में दोनों तरफ भगवान की मूर्तियां लगाई गई हैं। लाइटिंग इतनी आकर्षक है कि रात में रोशनी से सराबोर इस कॉरिडोर की भव्यता और बढ़ जाती है। इस कॉरिडोर के बनने से महाकाल मंदिर का परिसर, जो अभी 2 हेक्टेयर का है, वो बढ़कर 20 हेक्टेयर का हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट पर करीब 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कॉरिडोर के पहले चरण पर 350 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसके तहत पार्किंग, धर्मशाला, प्रवचन हॉल, महाकाल द्वार और रुद्रसागर तट का विकास किया गया है। बताया जा रहा है कि इस कॉरिडोर पर जितना पैसा खर्च हो रहा है, उसमें 422 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार, 21 करोड़ रुपए मंदिर समिति और बाकी का पैसा केंद्र सरकार ने दिया है। कहा जा रहा है कि उज्जैन महाकाल मंदिर का ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा और इसके पूरा बन जाने पर हर घंटे बिना किसी रुकावट के 1 लाख श्रद्धालु महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। यानी इस कॉरिडोर के बनने के बाद दर्शन और आसान हो जाएगा। महाकाल के दर्शन के लिए हर साल उज्जैन में लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद देश ही नहीं, दुनिया भर से भी लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंचेंगे।
महाकाल कॉरिडोर का दूसरा चरण अगले साल मई-जून में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके पूरा होने के बाद इसका सबसे ज्यादा फायदा श्रद्धालुओं को मिलेगा, क्योंकि हर घंटे बिना किसी रुकावट के 1 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा घूमने, ठहरने और आराम करने से लेकर तमाम सुविधाएं भी वहां आने वाले लोगों को मिलेंगी। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। अब चलिए आपको कान्हा के भक्तों को मिली शुभ सौगात के बारे में कुछ बता देते हैं। मथुरा वृंदावन के बीच चलने वाली पुरानी रेल बस अब विदा होने वाली है और उसकी जगह अब नई रेल बस चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। माना यह जा रहा है कि इस रेल बस की सेवा जो है 30 सितंबर से शुरू हो जाएगी। रविवार को इसका ट्रायल किया गया। ये नई रेल बस कई मायनों में पुरानी रेल बस के मुकाबले बहुत खास है। कैसे, समझिए। नए रूप, रंग और नई सुविधाओं से लैस ये नई रेल बस अब आपका हमसफर बनने को तैयार है। मथुरा और वृंदावन के बीच की दूरी को कम करने वाली अब तक चल रही पुरानी रेल बस इस महीने के आखिर में रिटायर हो जाएगी और उसकी जगह अब ये नई रेल बस आपकी हमसफर बनेगी। रेलवे के इज्जत नगर मंडल में बनाई गई इस रेल बस का रविवार को मथुरा वृंदावन के बीच ट्रायल किया गया। अब कुछ दिन और ट्रायल के बाद इसे जल्दी ही यात्रियों के लिए चलाया जाएगा। रेल बस के अंदर पूरी डिजिटलाइजेशन का कार्य है, पूरी डिजिटल है ये चलने में। उसके अलावा कई ऐसी यात्रियों के हित की ऐसी सुविधाएं हैं, जैसे बैठने के लिए बड़े अच्छे और कंफर्टेबल सीट हैं, यात्रियों को सामान रखने की सुविधा है, यात्रियों के लिए पंखे की व्यवस्था है, चार्जिंग के पॉइंट हैं और उसमें साउंड सिस्टम है। जो एक धार्मिक नगरी है मथुरा वृंदावन, उस दृष्टि से लोग इसमें सफर करें तो एक अच्छे भगवान के भजनों को सुन सकें। पुरानी रेल बस के मुकाबले इसमें कई सुविधाओं का इजाफा किया गया है, वहीं इसके रूप रंग को भी निखारा गया है। इसका इंजन 320 हॉर्स पावर का है। इसमें साउंड इंसुलेशन कैनोपी इंजन लगाया गया है। इसके साथ ही इसमें आने वाले स्टेशन की जानकारी देने के लिए साउंड सिस्टम लगाया गया है, जिस पर भजन भी चलेंगे। सुरक्षा के नजरिए से 2 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस नई रेल बस में 44 गद्देदार सीट लगाई गई है। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एलईडी लाइट की भी सुविधा होगी। बस के भीतरी हिस्से में छत पर की गई पेंटिंग भी ब्रज की कला के अनुरूप की गई है। रेल बस के बाहर मंदिर और गायों की पेंटिंग की गई है। मथुरा और वृंदावन के बीच 5 फेरे लगाएगी नई रेल बस। पहले लगते थे 3 फेरे। मथुरा वृंदावन के बीच इस रेल बस का किराया मात्र 30 रुपए होगा। हालांकि अभी इसका और ट्रायल होना है ताकि इसकी खामियों को दूर करके हर तरह से इसे मुकम्मल बनाया जा सके। उसके बाद इसकी सेवा लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि 30 सितंबर को हेमा मालिनी इसका उद्घाटन कर सकती हैं। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। मुंबई की नई लाइफलाइन कही जा रही मुंबई कोस्टल प्रोजेक्ट का निर्माण तेजी से पूरा किया जा रहा है। मुंबई कोस्टल रोड का काम लगभग 62% पूरा हो चुका है। अगले साल के अंत तक ये जो परियोजना है पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने परियोजना की समीक्षा करने के बाद जानकारी दी। इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरा होने से मुंबई वासियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। साल 2023 के अंत तक कुछ ऐसी ही नजर आएगी आमची मुंबई। मुंबई के एक छोर से आखिरी छोर तक समंदर के साथ साथ चलती ये सड़क मुंबई की दूसरी सबसे बड़ी लाइफलाइन साबित होगी। मुंबई कोस्टल रोड का काम तकरीबन 62% पूरा हो चुका है, यानी करीब 2/3 कोस्टल रोड तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यस्थल का दौरा कर कोस्टल रोड की समीक्षा की और प्रियदर्शनी पार्क में अंडरग्राउंड टनल, हाजी अली और वर्ली में इंटरचेंज समेत पूरी परियोजना का निरीक्षण किया। ये वेस्टर्न हाईवे, ये वेस्टर्न सबब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हाईवे है।
ये 6 लेन का रोड है और ये दिसंबर 23 तक कंप्लीट होने जा रहा है। मुंबई के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर अक्टूबर 2018 में काम शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना काल में कोस्टल रोड के काम में बाधा आई। लॉकडाउन की वजह से काम प्रभावित हुआ, लेकिन जैसे ही हालात सामान्य हुए, कोस्टल रोड के काम ने रफ्तार पकड़ ली। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 10.58 किलोमीटर है। पूरे प्रोजेक्ट को 3 पैकेज में बांटा गया है। इसमें 3 इंटरचेंज और 4 पार्किंग होंगे। दक्षिण मुंबई में प्रियदर्शनी पार्क से छोटा चौपाटी तक 2 समानांतर टनल बन रही है। इनमें से एक तरफ प्रियदर्शनी पार्क से समुद्र के नीचे से और मालाबार हिल पहाड़ी के नीचे से टनल बन रहा है। प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से बांद्रा वर्ली सी लिंक के दक्षिणी छोर तक परियोजना में कुल 4+4 लेन सड़क, पुल, एलिवेटेड सड़कें और सुरंगें शामिल हैं। फिलहाल 3.60 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव मुंबई का सबसे लंबा सैरगाह है, लेकिन मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद वर्सोवा से विरार तक के प्रस्तावित 44 किलोमीटर लंबी तटीय सड़क के लिए ये रोड अहम लिंक का काम करेगा। सबसे बड़ी बात कि कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के पूरा होने से मुंबई वासियों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, कोस्टल प्रोजेक्ट जब ये तैयार हो जाएगा तो ट्रैफिक से जरूर निजात मिलेगा हम सभी को। लेकिन देखिए, देश में एक और शानदार खबर आपको दे दें। खनिज को लेकर एक बड़ा भंडार मिला है, जिससे स्वदेशी परमाणु ऊर्जा को नई ताकत मिलने जा रही है। इसके अलावा भी इस बहुमूल्य खनिज का कई जगह इस्तेमाल संभव होगा। आखिर वो कौन सा खनिज है और कहां इसका भंडार मिला है, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। ये कोई तहखाना नहीं, ये कोई सुरंग भी नहीं। ये वो जगह है जहां मिला है बहुमूल्य खजाना। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान के सीकर में यूरेनियम का विशाल भंडार मिला है। खास बात यह है कि सीकर के रॉयल गांव में जो यूरेनियम का भंडार मिला है, वो झारखंड और आंध्र प्रदेश से अच्छी ग्रेड का है। 1086.46 हेक्टेयर एरिया में 1.2 करोड़ टन यूरेनियम और इससे एसोसिएटेड मिनरल्स मिलने के बाद बड़ी उम्मीदें जगी हैं। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 4 साल से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। खनन के लिए 30 मीटर पिट लाइन बन चुकी है। 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनेगी। 60 से 700 मीटर गहराई तक यूरेनियम मिलेगा। 2.5 से 3 साल में माइनिंग प्रोसेसिंग शुरू होगी। यहाँ 40 साल तक खनन चलेगा। दुनिया में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम बेशकीमती खनिज है। जाहिर है, सीकर में इसका भंडार मिलने से बहुत हद तक परमाणु ऊर्जा की जरूरतें पूरी होंगी। इससे बिजली उत्पादन से लेकर परमाणु बम बनाने तक में भारत की ताकत बढ़ेगी। एटम बम, एटॉमिक एनर्जी के साथ ही डिफेंस उपकरणों, फोटोग्राफी, दवा और मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल हो सकेगा। यूरेनियम चट्टानों के बीच कॉपर और बाकी दूसरे मिनरल्स के साथ रेशे के रूप में मिलता है। उन्हें बारीक कर पानी या तेजाब से प्रोसेस कर 90% यूरेनियम अलग किया जाएगा। सीकर से राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।